प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय अध्याय 5 चल रहा है पूर्ति की अवधारणा। गत क्लास में हमने अध्ययन किया पूर्ति का नियम एवं पूर्ति के नियम की मान्यताएं। आज की इस क्लास में चलते हैं इस लेसन के नेक्स्ट टॉपिक पूर्ति का नियम लागू होने के कारण अथवा पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण। परीक्षा में प्रश्न चाहे पूर्ति का नियम लागू होने के कारण के नाम से आए या पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण, हमें उसका आंसर क्या लिखना है, एक ही लिखना है। एक बार हम पुनः पूर्ति के नियम को रिमाइंड कर लेते हैं ताकि हमें इन्हें समझने में आसानी रहेगी। क्या कहता है पूर्ति का नियम? पूर्ति का नियम कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी पूर्ति मात्रा भी बढ़ती है, और जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है उसकी पूर्ति मात्रा भी घटती है। अर्थात पूर्ति मात्रा एवं कीमत के मध्य कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। मांग के नियम की तरह से यहाँ पर भी पूर्ति, यहाँ पर एक क्या है, आश्रित घटक है, और कीमत है जो स्वतंत्र घटक है। अर्थात कीमत के कारण पूर्ति मात्रा में परिवर्तन होता है, पूर्ति के कारण कीमत मात्रा में परिवर्तन या कीमत में परिवर्तन नहीं होता। चलते हैं इसके कारणों पर। सबसे पहला कारण है अधिक कीमतों पर विक्रेता लाभ कमाने के लिए पूर्ति को बढ़ाते हैं। देखिए, प्रत्येक विक्रेता या प्रत्येक उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। और यदि किसी वस्तु की कीमतें ज्यादा है, इसका मतलब विक्रेता को उस वस्तु से ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो चूंकि विक्रेता का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना है, इसलिए यदि उसकी ज्यादा मात्रा की पूर्ति वो करेगा तो उसकी लाभ की मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं वैसे ही प्रत्येक विक्रेता या प्रत्येक उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ा करके और ज्यादा लाभ कमाता है। तो क्या कारण हुआ कि जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ने के कारण विक्रेता लाभ कमाने के लिए उस वस्तु की पूर्ति को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। दूसरा कारण आता है कीमतें बढ़ने पर नए उत्पादक बाजार में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, जिस वस्तु की कीमतें ज्यादा होती है, इसका मतलब उस वस्तु के जो है पूर्ति से लाभ क्या है? ज्यादा है। अर्थात कीमतें बढ़ने से लाभ की मात्रा भी क्या होती है? बढ़ती है। लाभ की मात्रा बढ़ने के कारण जो नए उत्पादक या नए विक्रेता हैं वो लोग भी लाभ कमाने के लिए उस बिजनेस में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात उस बाजार में प्रवेश कर जाते हैं जो उस वस्तु का बाजार होता है, उस वस्तु की पूर्ति का बाजार। चूंकि उत्पादक या विक्रेता का संबंध किससे है? पूर्ति से है। अर्थात जैसे ही कीमतें बढ़ेंगी तो नए उत्पादक बाजार में प्रवेश कर जाएंगे और वो भी क्या करेंगे? उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ाएंगे। तीसरा कारण आता है दीर्घ काल में उत्पादन के साधनों को बढ़ाकर पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। यहां हम थोड़ा सा एक बार ध्यान देते हैं। उत्पादन के साधन देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्थिर और एक होते हैं परिवर्तनशील। कौन कौन से होते हैं? स्थिर और परिवर्तनशील। इनका हम अध्ययन करेंगे उत्पादन की अवधारणा लेसन के अंदर। स्थिर साधन कौन से होते हैं? देखिए, कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत कम समय में बदल नहीं सकते, इनको हम स्थिर साधन बोलते हैं। जैसे किसी भी उद्योग के अंदर जो मशीनें हैं उनको हम स्थिर साधन बोलते हैं, क्योंकि अल्पकाल में यदि आप चाहें कि एक दिन में ही एक नई मशीन लगानी है तो आप नहीं लगा सकते। ऐसे साधन को क्या बोलते हैं? हम स्थिर साधन बोलते हैं। परिवर्तनशील साधन कौन से होते हैं? जैसे आपने उत्पादन बढ़ाना है तो परिवर्तनशील साधनों को आप तुरंत प्रभाव से बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ा सकते हो। जैसे मान लीजिए जो लेबर है या श्रमिक हैं उनको आप बढ़ाओगे, उत्पादन बढ़ जाएगा, उनकी संख्या को कम करोगे, उत्पादन घट जाएगा। यानी अल्पकाल में इन साधनों को आप बदल सकते हो, लेकिन दीर्घ काल में इन दोनों साधनों को आप बदल सकते हो। स्थिर को भी बदल सकते हो और परिवर्तनशील को भी बदल सकते हो। अर्थात यदि दीर्घ काल में आप इन दोनों साधनों की संख्या को बढ़ा देते हो, जैसे आपने मशीनें लगाई हैं उनको डबल कर दिया, आपने जो श्रमिक लगा रखे हैं उनकी संख्या को डबल कर दिया, तो यदि आपने प्रोडक्शन का जो पैमाना है उसको बढ़ा लिया, उत्पादन का जो पैमाना है उसको बढ़ा लिया, तो उत्पादन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो दीर्घ काल में उत्पादक क्या करते हैं? कीमतें बढ़ने पर उत्पादन का पैमाना है उसको बढ़ा लेते हैं, अर्थात नई मशीनें लगा लेते हैं। जो परिवर्तनशील साधन है उनकी मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे पूर्ति भी क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट चलते हैं हम पूर्ति फलन। क्या है पूर्ति फलन? जैसे हमने मांग फलन में पढ़ा था कि मांग मात्रा उसके निर्धारक घटकों के मध्य फलनात्मक संबंध, ठीक इसी प्रकार से वस्तु की पूर्ति मात्रा एवं उसकी कीमत के मध्य
फलनात्मक संबंध ही क्या कहलाता है? पूर्ति फलन कहलाता है। यहाँ S फॉर सप्लाई या पूर्ति मात्रा, X का मतलब यहाँ X वस्तु से है, किसकी फलन है? Px, अर्थात उस वस्तु की कीमत की फलन है। तो ये था पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण एवं पूर्ति फलन। चलते हैं इस लेसन के नेक्स्ट टॉपिक, पूर्ति तालिका, जिसमें दो प्रकार हैं, जिसके व्यक्तिगत पूर्ति तालिका एवं बाजार पूर्ति तालिका। देखिए चलते हैं पूर्ति तालिका की परिभाषा पर। 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची या पूर्ति सारणी किसे कहते हैं? जिस प्रकार से हमने मांग तालिका या मांग अनुसूची पढ़ी थी, ठीक उसी प्रकार से पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची है। क्या कहती है पूर्ति तालिका की परिभाषा? कि किसी वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों और इन अलग अलग कीमतों पर क्या होगी? अलग अलग ही पूर्ति मात्रा होगी। क्योंकि अलग अलग कीमतों पर पूर्ति मात्रा किस कारण से अलग होगी? कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं वैसे वैसे पूर्ति मात्रा भी बढ़ती है, जैसे जैसे कीमतें घटती हैं वैसे वैसे पूर्ति मात्रा भी घटती है। तो भिन्न भिन्न कीमतों एवं उन अलग अलग कीमतों पर जो वस्तु की पूर्ति मात्रा है, इन दोनों के मध्य जो संबंध बताने वाली तालिका या अनुसूची है, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची कहते हैं। किसी भी नाम से प्रश्न आ जाए, पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची, हमें डेफिनेशन या परिभाषा यही लिखनी है कि किसी वस्तु विशेष की भिन्न भिन्न कीमतों एवं उन भिन्न भिन्न कीमतों पर जो पूर्ति मात्रा है, इन दोनों के मध्य संबंध बताने वाली तालिका पूर्ति तालिका कहलाती है। अब यदि प्रश्न आ जाए कि इसके प्रकार कितने हैं, तो हमें लिखना है इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और एक होती है बाजार पूर्ति तालिका। देखिए व्यक्तिगत पूर्ति तालिका से क्या तात्पर्य है? बाजार के अंदर भिन्न भिन्न फर्में जो किसी वस्तु की पूर्ति करती हैं, यदि उन अलग अलग फर्मों की पूर्ति तालिका को अलग अलग बनाया जाए, जैसे ये फर्म ए की पूर्ति तालिका है कि फर्म ए के द्वारा किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर कितनी कितनी इकाइयों की पूर्ति की जा रही है, ठीक इसी प्रकार से ये फर्म बी की तालिका है कि किसी फर्म बी के द्वारा अलग अलग कीमतों पर उस वस्तु की कितनी कितनी इकाइयों की पूर्ति की जा रही है। तो इस प्रकार से यदि बाजार में कितनी भी चाहे असंख्य फर्में हैं, प्रत्येक फर्म के द्वारा अलग अलग कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति मात्रा को इस प्रकार से अलग अलग एक सारणी में या टेबल में दिखाया जाए, तालिका में दिखाया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक तालिका का संबंध किसी एक व्यक्तिगत फर्म से है। जैसे इसका संबंध एक फर्म ए से है, इसी प्रकार से फर्म ए इसका संबंध फर्म बी से है। तो क्या लिखेंगे? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका की परिभाषा यदि आती है, किसी व्यक्तिगत फर्म के द्वारा भिन्न भिन्न कीमतों एवं उन कीमतों पर वस्तु की पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध बताने वाली तालिका क्या कहलाती है? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहलाती है। आइए हम इस व्यक्तिगत पूर्ति तालिका पर थोड़ा ध्यान डालते हैं। सबसे पहले देखिए व्यक्तिगत फर्म, इसमें है ए, इसके द्वारा 2 रुपए कीमत पर उस वस्तु की 10 इकाइयों की पूर्ति की जा रही है। 4 रुपए कीमत पर 20 इकाइयों की पूर्ति की जा रही है। 6 रुपए कीमत पर 30 इकाइयां, 8 रुपए कीमत पर 40 इकाइयां और 10 रुपए कीमत पर 50 इकाइयां। अर्थात पूर्ति के नियम के अनुसार जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति मात्रा भी बढ़ रही है। ठीक इसी प्रकार से ये फर्म बी है, इसके द्वारा 2 रुपए कीमत पर 20 इकाइयों की पूर्ति की जा रही है। 4 रुपए कीमत पर 40 इकाइयों की पूर्ति की जा रही है। 6 रुपए कीमत पर 60 इकाइयों की पूर्ति की जा रही है। 8 रुपए कीमत पर 80 इकाइयों की पूर्ति की जा रही है और 10 रुपए कीमत पर कितनी इकाइयां हैं? 100 इकाइयां हैं। अब यदि हम बात करें बाजार पूर्ति तालिका की, तो उस बाजार में उस वस्तु विशेष की भिन्न भिन्न कीमतों एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध बताने वाली तालिका क्या कहलाती है? बाजार पूर्ति तालिका। अब बाजार पूर्ति तालिका कैसे बनती है उसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए बाजार से तात्पर्य ये है, इसमें असंख्य फर्में होंगी। मान लो किसी भी एक वस्तु विशेष की असंख्य उत्पादक या विक्रेता या पूर्ति करने वाले होंगे, तो इन समस्त पूर्तिकर्ताओं के द्वारा या इन समस्त विक्रेताओं के द्वारा या इन समस्त उत्पादकों के द्वारा उस वस्तु विशेष की कितनी पूर्ति की जाती है? कुल पूर्ति, अर्थात इन समस्त व्यक्तिगत फर्मों के द्वारा की जाने वाली पूर्ति का योग, तो वो किसके बराबर होगा? बाजार पूर्ति के। और इस प्रकार की तालिका किसके बराबर होगी या किसको बताएगी? बाजार पूर्ति तालिका को बताएगी। देखिए 2 रुपए कीमत पर व्यक्तिगत फर्म ए के द्वारा 10 इकाइयां और व्यक्तिगत फर्म बी के द्वारा 20 इकाइयां
पूर्ति की जा रही है। तो कुल पूर्ति कितनी हुई 2 रुपए कीमत पर? 10 इकाइयां ये हो गई और 20 इकाइयां ये हो गई, अर्थात बाजार में कुल पूर्ति कितनी हुई इन दोनों का योग यानी कि 30 इकाइयां। अर्थात बाजार पूर्ति की जो मात्रा होगी वो अलग अलग व्यक्तिगत फर्मों द्वारा की जाने वाली पूर्ति के योग के बराबर होगी। दूसरी कीमत देखिए 4 रुपए कीमत पर ए फर्म के द्वारा 20 इकाइयों की पूर्ति की जा रही है, बी फर्म के द्वारा 40 इकाइयों की। 40 और 20 कितने हो जाएंगे? 60, अर्थात 4 रुपए कीमत पर बाजार पूर्ति कितनी है? इसी प्रकार से 6 रुपए कीमत पर 30 और 60 90 इकाइयां। इसी प्रकार से 8 रुपए कीमत पर 40 और 80 120 इकाइयां। और इसी प्रकार से 10 रुपए कीमत पर 50 और 100 150 इकाइयां। अर्थात अलग अलग फर्मों के द्वारा किसी कीमत विशेष पर उस वस्तु की जो इकाइयों की पूर्ति की जा रही है उनका योग किसके बराबर होगा? बाजार पूर्ति के बराबर होगा। तो ये थी पूर्ति तालिका, जिसके 2 प्रकार, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका एवं बाजार पूर्ति तालिका। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।